हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको विषय हिंदी के प्रकरण बेणेश्वर की यात्रा के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर प्रकरण बेणेश्वर की यात्रा, फिर दिनांक, फिर कालांश, फिर समयावधि आपको लिखनी है 30 मिनट। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपका जो होगा वो है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है और आगे आप अपेक्षित वारगत परिवर्तन में लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम लिखना है ज्ञानात्मक। इसमें आपको पॉइंट बनाकर अ पॉइंट लिखना है भाषा तत्वों का ज्ञान। फिर आपको ब पॉइंट लिखना है विषय वस्तु का ज्ञान। फिर हम आगे की ओर चलते हैं तो इसमें आपको अपेक्षित वारगत परिवर्तन में लिखना है। पहला पॉइंट है विद्यार्थी बेणेश्वर की यात्रा नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है विद्यार्थी बेणेश्वर की यात्रा नामक पाठ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर हम आगे पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी बेणेश्वर की यात्रा नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको नीचे प्रस्तावना प्रश्न देने हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, एक तरफ आपको प्रश्न लिखना है, फिर आगे की तरफ आपको संभावित उत्तर देने हैं। पहला आपका प्रस्तावना प्रश्न है, घूमने फिरने हेतु हम अक्सर कैसे स्थानों पर जाते हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना है धार्मिक स्थान पर। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, धार्मिक स्थानों पर जाना यात्रा क्या कहलाता है? इसमें आपको लिखना है धार्मिक यात्रा है। फिर आपको तीसरा प्रश्न लिखना है बेणेश्वर की यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आपको आगे उद्देश्य कथन लिखना है, आज हम बेणेश्वर की यात्रा संबंधी पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपका ये उद्देश्य कथन हो जाएगा, आज हम बेणेश्वर की यात्रा संबंधी पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे अपना प्रस्तुतिकरण देंगे जिसमें आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्र छात्र अध्यापक क्रियाएं होगी, छात्र क्रियाएं लिखनी है, स्वयं पर सार लिखना है। तो सर्वप्रथम आपका शिक्षण बिंदु है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन वह वाचन होता है जिसमें शिक्षक जिस प्रकार सबसे अच्छा और सही पढ़कर दिखाता है वही आदर्श वाचन कहलाता है। यानी विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है, वही हमारा आदर्श वाचन होता है। इसमें आपको छात्र छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है, छात्राध्यापक शुद्ध, स्पष्ट, उचित, आरोह अवरोह पूर्वक गति तथा हाव भाव के साथ आदर्श वाचन करेगा। छात्र क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम अगले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। अगला शिक्षण बिंदु हमारा होगा अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन वह वाचन होता है, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, यानी शिक्षक जैसा पढ़ाता है उसी प्रकार विद्यार्थी को पढ़ाना होता है, यही हमारा अनुकरण वाचन होता है। जैसा शिक्षक पढ़े वैसा ही विद्यार्थी पढ़े, यही अनुकरण वाचन कहलाता है। इसमें आपको छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है, छात्राध्यापक विद्यार्थियों को शुद्ध, स्पष्ट, उचित, आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करने को कहेगा। छात्र क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। फिर आपको तीसरा जो हमें शिक्षण बिंदु है वो हमारा है बोध प्रश्न। इसमें आपको बोध प्रश्न देने होंगे। बोध प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, लेखक बेणेश्वर धाम कब रवाना हुआ? इसमें आपको आंसर लिखना है माघ शुक्ल एकादशी को। दूसरा आपको प्रश्न लिखना है आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? इसमें आपको आंसर देना है बेणेश्वर धाम को। तीसरा आपको प्रश्न देना है बेणेश्वर धाम के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इसमें आपको आंसर लिखना है महाजी थे। फिर आपको आगे श्यामपट सार लिखना होता है जिसमें आपको एक तरफ शुद्ध यानी शब्द और एक तरफ आपको अर्थ दे रखे हैं। इसमें आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यानी आपका यह श्यामपट सार रहेगा जिसमें मैंने लिखा है प्रबल का अर्थ होगा दृढ़। इसमें आपको दूसरा दे रखा है प्राचीन का अर्थ होगा बहुत पुराना, और इसमें आपको तीसरा दे रखा है बनेला का अर्थ होगा बना हुआ, और अनोखे का अर्थ होगा अद्भुत। तो ये आपका श्यामपट सार हो जाएगा। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम पहला प्रश्न हमारा रहेगा घूमने फिरने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, बताइए। दूसरा आपका प्रश्न हो जाएगा धार्मिक यात्रा क्या होती है, बताइए। फिर आपको आगे मूल्यांकन प्रश्न देने हैं। मूल्यांकन प्रश्न आपका पहला रहेगा माघ शुक्ल एकादशी को कौन सा मेला लगता है, बताइए। दूसरा प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रश्न दे रखा है बेणेश्वर धाम के प्रसिद्ध संत कौन थे?
इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है हमारा हरिदास जी, बी ऑप्शन है हमारा माव जी, सी ऑप्शन है हमारा रामदास जी। इसमें आपको आंसर देना है कोष्टक में। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है बेणेश्वर धाम मेले का वर्णन कीजिए। फिर आपको नीचे सुझाव देना है। सुझाव में आपको लिखना है पहला, पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा, आपको सुझाव देना है पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। तो आपका ये जो सघन पाठ योजना वाला टॉपिक है पहला, बेणेश्वर धाम की यात्रा, यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर आपको एंड में हस्ताक्षर छात्र दीपक, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और अपने पर्यवेक्षक हस्ताक्षर यानी सर के साइन करवाने हैं। तो आपकी ये जो सघन पाठ योजना डायरी है वो उसका जो पहला प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले प्रकरण पर चलते हैं। अगला प्रकरण का नाम है सादर नमन, जिसमें जो हमारी विषय हिंदी रहेगी। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करता है। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर कक्षा 7 विषय हिंदी, प्रकरण सादा नमन, फिर दिनांक लगानी है, फिर कालांश लिखना है, फिर समयावधि 30 मिनट रहेगी। हम आगे चलते हैं और शिक्षण उद्देश्य को देखते हैं। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आपका शिक्षण उद्देश्य रहेगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी सादा नमन नामक कविता के भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपका जो शिक्षण उद्देश्य है वो है अर्थ ग्रहण। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी सादा नमन कविता को मनोयोग से सुनकर कविता का सार ग्रहण कर सकेंगे। फिर आपको नीचे पूर्व ज्ञान देना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी सादा नमन कविता की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न देना है। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, पहला आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा निर्मल सरिता कहाँ बहती है, तो आपको आंसर देना है भारत में। दूसरा आपको प्रश्न लिखना है भारत में व्यक्ति का सम्मान करने हेतु क्या करते हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है सादा नमन। फिर आपका तीसरा प्रश्न होगा सादा नमन कविता के बारे में बताइए, तो इसमें आपको लिखना है समस्यात्मक प्रश्न, यानी आपका एंड वाला जो प्रश्न होगा वो हमेशा समस्यात्मक रहेगा। फिर हम अपना उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम मातृभूमि से संबंधित सादा नमन कविता का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में वही कार्य करना है, पहले आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर छात्र छात्रा दीपक क्रियाएं बतानी है, फिर छात्र क्रियाएं बतानी है, फिर आपको श्याम पर सार लिखना है। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब ये होता है कि जब पाठ को आवाज निकाल कर भाव और लय के साथ पढ़ा जाए उसे सस्वर वाचन कहते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के समूह कविता का उचित यति गति लय पूर्वक सस्वर वाचन करेगा। छात्र क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी मनोयोग व धैर्य पूर्वक सुनेंगे। फिर हम अगले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु होगा काठिन्य निवारण। फिर हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा काठिन्य निवारण। इसमें छात्र दीपक क्रिया में आपको लिखना है छात्र दीपक कठिन शब्दों के अर्थ को श्याम पट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा। छात्र क्रिया में आपको देना विद्यार्थी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर आपको नीचे तीसरा पॉइंट दे रखा है केंद्रीय भाव के प्रश्न या फिर बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आपको लिखना है पहला हमारा जो बोध प्रश्न रहेगा अंधियारे को किसने ललकारा है बताइए, तो छात्र क्रिया में आपको आंसर देना उजियारे ने। दूसरा आपको प्रश्न देना है पथिक ने किसे सवारा है, तो इसमें आपको आंसर देना है पथ को। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा निर्जन वन के उस पथिक को या निर्जन शब्द से क्या अर्थ है, तो इसमें आपको आंसर देना है सुनसान। फिर हम आपको साइड में श्यामपट सार दे रखा है। श्यामपट सार में आपको लिखना है एक तरफ शब्द लिखने हैं और एक तरफ अर्थ लिखना है। श्यामपट सार आप देख सकते हैं। श्यामपट सार में आप लिख सकते हैं एक तरफ शब्द लिखे गए हैं और एक तरफ अर्थ लिखा गया है। उजियारे का अर्थ होता है प्रकाश, निर्जन का अर्थ होगा सुनसान, पथ का अर्थ होगा रास्ता, मझधारों का अर्थ होगा बीच धाराओं में, नमन का अर्थ होगा प्रणाम। आप इस तरह श्यामपट अपने ब्लैक पेन से लिख सकते हैं जिससे लगे कि श्यामपट कार्य हुआ है। फिर हम इसी पाठ से रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा भारत में खाली जगह सरिता बहती है। इसमें आपको खाली जगह पर आपको आंसर बताना है। दूसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा अंधेरे को किसने ललकारा है बताइए। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है पहला प्रश्न रहेगा कविता में किसे नमन किया गया है बताइए।
दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा, फिर हमारा मूल्यांकन प्रश्न रहेगा। पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, कविता में किसे नमन किया गया है, बताइए। दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, उजियारे का सपूत किसे कहा गया है। तीसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, पद को किसने संवारा है, बताइए। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, प्रस्तुत कविता का संदेश बताइए। फिर हम नीचे सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है, पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा आपको सुझाव देना है, दूसरा हमारा सुझाव रहेगा, पाठ को आत्मनिर्भरता से पढ़ाया गया है। यानी आपको सुझाव में लिखना है, पाठ योजना अच्छी रही है और पाठ को आत्मनिर्भरता से पढ़ाया गया है। तो आपका ये जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। यानी साधन नमन वाला जो प्रकरण है वो आपका यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले प्रकरण पर चलते हैं। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है। ये हमारा जो विषय रहेगी वो हमारी हिंदी है। तो आपका जो अगला वाला जो प्रकरण है वो है लव कुश। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर कक्षा 9, विषय हिंदी, प्रकरण लव कुश, दिनांक आपको लगानी है, कालांश आपको लिखना है, समयावधि 30 मिनट रहेगी। इसी प्रकार से आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी फिलअप करनी है। फिर हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट रहेगा हमारा इसमें आपको लिखना है भाषा तत्वों का ज्ञान। ब में आपको लिखना है विषय वस्तु का ज्ञान। तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आपको लिखना है, विद्यार्थी लव कुश नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपको लिखना है, विद्यार्थी भाषा संबंधी अशुद्धि में सुधार कर सकेंगे। यानी आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है, विद्यार्थी लव कुश नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, विद्यार्थी भाषा संबंधी अशुद्धि में सुधार कर सकेंगे। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे अपना पूर्व ज्ञान रहेगा। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, विद्यार्थी लव कुश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न रहेगा, रामचंद्र जी के कितने पुत्र थे। तो आपको आंसर देना है 2। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, दोनों पुत्रों के नाम क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा, दोनों पुत्रों के नाम क्या है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है लव कुश। फिर आपको तीसरा प्रश्न लिखना है, लव कुश कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें आपको तीसरा में आंसर लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। फिर आपको उद्देश्य कथन देना है। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, अच्छा बच्चों, आज हम लव कुश कहानी का अध्ययन विस्तार से करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आपको प्रस्तुतिकरण देना है। प्रस्तुतिकरण में वही आपको लिखना है, सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं बतानी है, फिर छात्र क्रियाएं बतानी है, फिर आपको श्यामपट सार लिखना है। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा वो है अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, यानी शिक्षक जैसा पढ़ाए विद्यार्थी को उसी प्रकार से पढ़ाना है। यानी इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसा शिक्षक पढ़े वैसे ही विद्यार्थी पढ़े, ये हमारा अनुकरण वाचन है। तो आपको अपनी सघन पाठ योजना डायरी में लिखना है, छात्र दीपिका क्रियाओं में छात्राध्यापक छात्रों को उचित आरोह यति गति पूर्वक शुद्ध स्पष्ट अनुकरण वाचन करेगा। फिर आपको लिखना है, विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो है हमारा अशुद्धि संशोधन। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, फिर हमारा अगला शिक्षण बिंदु है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन ये होता है यानी अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना। यानी इसमें आप छात्राध्यापक क्रिया में आप लोग लिख सकते हैं, छात्राध्यापक छात्रों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएंगे। फिर आपको छात्र क्रिया में लिखना है, विद्यार्थी निर्देशानुसार वाचन करेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट होगा शिक्षण बिंदु, वो है बहुत पसंद। यानी आपको छात्र दीपक क्रियाओं में आपको बहुत पसंद देने हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, लव कुश का जन्म किसके आश्रम में हुआ। इसका आपको आंसर देना है ऋषि वाल्मीकि के। दूसरा आपको प्रश्न है, छोटी उम्र में ही लव कुश क्या चलाना सीख गए थे। तो इसमें आपको आंसर लिखना है शस्त्र चलाना। तो इसमें आपको तीसरा प्रश्न होगा, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में क्या आया था। तो इसमें आपको आंसर लिखना है सुंदर घोड़ा आया था। फिर आपको एक तरफ
यहाँ पर साल लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है अपनी सेशनल वर्क डायरी में, यानी अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में। तो इसमें आपको एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ लिखने हैं। आप देख सकते हैं कि होनार का अर्थ होगा अच्छा, निपुण का अर्थ होगा कार्य में पूर्णता, अनर्थ का अर्थ होगा बुरा होना, निडर का अर्थ होगा बिना डर के, ललकार ललकारा का अर्थ होगा चुनौती देना। फिर हम इससे रिलेटेड अपने पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा प्रश्न रहेगा सुंदर घोड़ा किसके आश्रम में आया था बताइए। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा राम जी के पुत्र। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा राम जी के पुत्रों के नाम बताइए। तो इसमें हम आगे की तरह हमारा मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है लव कुश के गुरुजी का नाम बताओ। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा छोटी उम्र में शस्त्र चलाना कौन सीख गए थे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको पहला ऑप्शन दे रखा है लव, दूसरा आपको दे रखा है कुश, सा ऑप्शन दे रखा है लव कुश। आगे आपको कोष्टक में आंसर लिखना है। फिर हम आगे गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है लव कुश का परिचय दीजिए, यानी आपका गृह कार्य हो जाएगा लव कुश का परिचय दीजिए। फिर हम नीचे सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना आत्म विश्वसनीय है। दूसरा आपका सुझाव होगा पाठ योजना अच्छी रही है। तो आपको इधर लेफ्ट साइड में हस्ताक्षर अपने करने हैं, फिर परिवेश के हस्ताक्षर करवाने हैं। इसी तरह से आपको अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप करनी है। अच्छा तो दोस्तों आपके ये जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपका ये वीडियो अच्छा तो दोस्तों आपका ये प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।